हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार, आज से हम लोग एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट। अक्सर बिजनेस मैनेजमेंट से हर एक एग्जाम में अप्रोक्स 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं बीएचयू बीकॉम की बात करूं तो वहां पे टोटल 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से बनते हैं। ये यूनिट तुम्हारे लिए सबसे इजी माना जा सकता है क्योंकि ये तुमने क्लास 12 में पढ़ रखा है और इसमें बस तुम्हें कुछ एडिशनल चीजें पढ़नी है हर एक यूनिट से। चैप्टर फर्स्ट में तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। चैप्टर सेकंड जिसमें हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं उसमें तुम्हें कुछ बेसिक एडिशनल 1 से 2 थ्योरीज पढ़नी है। फिर प्लानिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस है। ऑर्गेनाइजिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ तुम्हें नई चीजें इसमें सीखनी होंगी और मैक्सिमम पोर्शन तुम ऑलरेडी क्लास 12 में कर चुके हो कवर। तो आराम से करना, जो भी तुम्हें एडिशनल चीजें मैं बताऊंगा उसे अपने नोटबुक में लिखते चलना, अपने स्टडी मटेरियल में उसमें ऐड करते चलना। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले, यहाँ जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है इस जगह पे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर तुम डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। कोर्स की बात करें तो कोर्स में तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट वीडियोस होंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी तुम्हारे घर तक डिलीवर की जाएगी। अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे चैप्टर के कंप्लीशन पे। डाउट सॉल्विंग फीचर दी गई है। प्रीवियस ईयर पेपर है। साथ ही साथ पीडीएफ पीपीटी समरीज, जैसे कि जो भी चीजें हम स्टडी मटेरियल में नहीं दे पाए उसकी हम पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रैटेजी गाइड वीडियोस है। रिवीजन सीरीज हम लोग की आती है। और ये सब्सक्रिप्शन, इसकी खास बात ये है कि एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू तुम हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सीयूसेट, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एमजीकेवीपी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तुम दोनों के लिए ही प्रिपेयर हो सकते हो। तुम्हें कोई भी डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी चाहो तो तुम मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, तुम इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें इसमें इनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। देखो यार, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की हमें नीड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी ग्रुप एक्टिविटी का। तुम कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे मैनेजमेंट होना कंपल्शन है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये बेसिक लेवल पे भी अवेलेबल होता है, छोटे से छोटे लेवल पे। जैसे कि तुम देखते हो कि चाय वाले दुकान में भी मैनेजमेंट होता है कि कैसे कैसे उसे चाय बनानी है, कितने कप्स उसे आज सेल करने हैं। हर एक चीज का वहां पे मैनेजमेंट हो रहा होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के साथ काम करते हैं, उनके विथ एंड उनके थ्रू, मतलब उनके साथ और उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं। मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बना है और उन लोगों के साथ और उनकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। इसी को हम नाम देते हैं मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन क्रिंटर के द्वारा दिया गया था, सॉरी क्रिटनर के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। यहां पे तुम्हें 2 वर्ड्स देखने को मिले होंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। होता क्या है सर ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने का सही तरीका, सही टाइम में। सही टाइम से क्या मेरा मतलब है कि जो तुम्हें टाइम असाइन की गई है उस असाइंड टाइम में तुम काम को सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर लेते हो तो दैट इज योर इफेक्टिवनेस। वहीं बात करें एफिशिएंसी की, तो जहां भी वर्ड एफिशिएंसी आए तुम समझ लो वहां पे बात हो रही है रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की। तुम कैसे कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो, मतलब चीपर वे में। मींस कंप्लीशन ऑफ अ टास्क यूजिंग द मिनिमम रिसोर्स। यहाँ पे 2 टर्म्स है। इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल। डेप्यूटेड गोल, जो तुम्हें गोल असाइन की गई है उसे अचीव करना विद इन द टाइम फ्रेम, इज योर इफेक्टिवनेस। वहीं बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज। एक टर्म और यहां पे दिया हुआ है जो कि है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कुछ प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस होते हैं तुम्हारे प्लानिंग हो गए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये होता है प्रोसेस। तो 3 टर्म्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई होप ये तीनों ही टर्म तुम्हें क्लियर हुई होंगी।
चलो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच एक और डेफिनेशन डिफरेंस दे रखा है कि इफेक्टिवनेस बात करता है किसी भी काम को करने का सही तरीका, राइट टास्क को करो, कंप्लीट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कॉस्ट को देखकर नहीं चला जाता, यहाँ पे देखते ये हैं कि क्या हम सही काम को एक टाइम फ्रेम में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब यहां पे कॉस्ट मैटर करता है, ये चीज याद रख लेना, कॉस्ट मैटर्स। तुम्हें यहां पे काम तो करना ही है, साथ ही साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालने हैं विद द मिनिमम रिसोर्सेस। मतलब कम से कम वेस्टेज करो रिसोर्स का, कम से कम इनपुट लगाओ और आउटपुट जो तुम निकालोगे वो तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसकी बात यहां पे की गई है। आई होप तुम्हें यहां तक तो क्लियर हुआ होगा जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स को तुम फीचर भी बोल सकते हो, नेचर्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। तो सबसे फर्स्ट आता है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है सर? गोल ओरिएंटेड का सबसे पहले मतलब समझो कि किसी भी गोल की तरफ मूव करना। पूरी मैनेजमेंट फोकस्ड रहती है एक गोल को अचीव करने में। तो अब जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब भी फोकस्ड रहेंगे अपने गोल की तरफ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के पीछे एक बेसिक रीजन होता है और उस बेसिक रीजन को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल क्लियर स्टेटेड गोल्स होता है विच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अब कोई गोल ही नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल सेटअप ही क्यों की गई होगी, तुम सोच कर देखो। है। तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग लोगों की, अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कंपाइल करती है उस गोल को अचीव करने में। क्लियर। दूसरा आता है मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है। परवेसिव का मतलब है जो कि हर एक लेवल पे प्रेजेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर क्यों ना ही वो लोअर लेवल ही क्यों ना हो। तो ये चीज याद रख लेना कि मैनेजमेंट जो होता है परवेसिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि यहां समझते हैं मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इटीसी। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी, एनजीओ। मतलब सरकारी जॉब में भी होगा, मतलब सरकारी कंपनी में भी होगी, स्कूल्स में भी होगी, प्राइवेट कंपनी में होगी, यहाँ तक कि चाय वाले के पास भी मैनेजमेंट होगी। मतलब वहां पे भी मैनेजमेंट प्रेजेंट होगी। ये चीज याद रख लेना। अब मैनेजमेंट कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये चीज तुम याद, कि तुम देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो उसके प्रेजेंस को। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके अंदर 3 डायमेंशन। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम के लिए, लोगों से और काम को कंप्लीट करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार मैनेजमेंट कर लिया, मैनेजमेंट फोकस कर लिया, अब तुम साल भर सुकून से सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें कंटिन्यूअसली अलग अलग सेपरेटेड फंक्शंस तुम्हें परफॉर्म करने होंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले उससे अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग वाले अलग, स्टाफिंग वाले अलग। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, ये चीज का तुम ध्यान रखना। फिर ग्रुप एक्टिविटी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों से मिलकर नहीं बना होता है, वो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन सबसे मिलकर बना हुआ होता है पूरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुपिज्म होता है। मतलब सारे जितने भी लोग हैं सबसे मिलकर मैनेजमेंट बनता है। तो ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अचीविंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए नाम दिया गया कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शंस है, मतलब कीप ऑन चेंजिंग। तुम्हें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाने होते हैं। तुम्हें ये चीज पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, मैंने तुम्हें बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया था, वो कम्पिटिटिव है। कम्पिटिटिव इन द सेंस कि वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। तो हमें वहां पे एक चीज का ध्यान ये रखना होगा कि हमारे जो भी काम किए जाएंगे वो इन्वायरमेंट को देखते हुए किए जाएंगे। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब इसे तुम देख तो नहीं सकते हो लेकिन इसके प्रेजेंस को तुम फील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट देखो 3 आता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। 3 ऑब्जेक्टिव आता है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है तो उसका सबसे पहला होल सोल पर्पस होता है कि कैसे वो मार्केट में सरवाइव करे,
जब वो सर्वाइव कर लेती है तब वो प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचती है, और जब प्रॉफिट अर्न होता है तब वो खुद को डेवलप करने की सोचती है, मतलब ग्रोथ करने की सोचती है। तो समझते हैं इसे सर्वाइवल। अर्निंग इनफ रिवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। तुम इतना रिवेन्यू अर्न करो कि कम से कम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट तो कवर हो जाए, तभी तो तुम मार्केट में सर्वाइव करो। तुम कितने दिन लॉस लेके मार्केट में तुम प्रोडक्ट सेल करते रहोगे? नहीं करोगे। इनिशियल स्टेज पे कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएंगे तुम्हें सर्वाइव करने के लिए कम से कम कॉस्ट को कवर करना होगा। इस पेन को बनाने में 2,000 रुपये लग रहे हैं, तो कम से कम तुम्हें 2,000 तो चाहिए ही। ठीक है। बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। अब तुमने सर्वाइव कर लिया, तुमने कॉस्ट रिकवर कर लिया, अब तुम्हें तुम्हारे माइंड में हिट कर रहा है नहीं यार प्रॉफिट चाहिए, कब तक हम सर्वाइव करेंगे मार्केट में, हमारे पॉकेट में कुछ एडिशनल चीजें आएंगी तब तो हम ग्रोथ कर पाएंगे। विदाउट प्रॉफिट कोई भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, इतना तुम प्रॉफिट अर्न करो कि तुम सर्वाइव तो करो ही, साथ तुम ग्रो भी कर पाओ। मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा बिजनेस नहीं रहेगा, ये चीज याद रखना। ग्रोथ, ग्रोथ हमें ये इंडिकेट करता है, बताता है कि हाँ आप, आपके पास जो आपकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आप उन्हें ग्रैब करके ग्रोथ कर पा रहे हो। मतलब सर कि आपके जितने भी सेल्स वॉल्यूम है, कितने यूनिट्स आप बेच रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं, किस टाइप के काम आप कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, इन सबसे ग्रोथ का पता चल पाता है। तो ग्रोथ करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहीं खत्म हुआ। बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सोशल वर्ड जहां भी है समझ लो सोसाइटी की बात हो रही है। मतलब सोशल का कहने का ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में रह के ऑपरेट करता है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करे ही। जैसे कि स्कूल्स ओपन करवाए, पार्क्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, ये सारी चीजें की यहाँ पे बात होती है। इज इट टू प्रोवाइड, सिर्फ गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, एडिशनल चीजें भी मैटर करती हैं, ये चीज याद रख लेना। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट तो दो ही रीजनेबल रेट्स पे, साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाओ, इंप्लॉयमेंट जनरेशन तुम क्रिएट करो, बेसिक एम्यूनिटीज जैसे स्कूल्स हो गए, पार्क्स हो गए, इन सारी चीजों को तुम बनाओ। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की तो हमें माइंड में लेकर चलना है अपने एम्प्लॉयज के बारे में। हमारे एम्प्लॉयज जो हैं हमें उनके बारे में सोचना है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बस आप ही नहीं चला रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं चला रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज भी चला रहे हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें खुश रखो, उन्हें टाइम टू टाइम बोनस दो, बेसिक एमिनिटीज दो, रिकॉग्नाइजेशन दो, उनके काम को अप्रिशिएट करो, उनके इनिशिएटिव को आप एक्सेप्ट करो, उन्हें खुश रखो, कंपिटिटिव सैलरी दो कि वो इस कंपिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, बस काम लेके उन्हें छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है तो मैनेजमेंट का उसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अब कुछ चीजें तुम्हें मैं बताना चाहूंगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। क्लास 12 में तुमने सुना होगा, आर्ट होता है, साइंस होता है और क्या होता है, प्रोफेशन होता है। लेकिन 2 नेचर मैं तुम्हें और बताऊंगा कि वो एक डिसिप्लिन भी होता है और एक प्रोसेस भी होता है। समझते हैं आगे। ठीक है, चलो। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल, या फिर तुम सिंपली कह सकते हो स्किल और क्रिएटिविटी, ये होता है। तुमने ये चीज तो सुना होगा। मतलब मेरे कहने का है कि वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पे थियोरेटिकल नॉलेज तो हो ही, साथ ही साथ तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी हो, कुछ क्रिएटिविटी। आर्ट रिफर्स टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तुमने अपनी स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी नॉलेज तुमने एक्वायर करा उसका पर्सनल एप्लीकेशन करना विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब चेंज कर सकते हो अपने अनुसार तुम, और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। बिना प्रैक्टिस के हो पाएगा नहीं, और क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ तो तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तो इस बात का तुम ध्यान रख लेना कि मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट होता है। आर्ट में जैसे थियोरेटिकल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, सेम चीज मैनेजमेंट में भी होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एज अ आर्ट कंसिडर किया गया। चलो आगे बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में कोई काम करने का तरीका, ये चीज तुम्हें पता होगा, जो किसी जनरल ट्रूथ कोई प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ, जो कि जनरल ट्रूथ पे बेस्ड है, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर।
सेम चीज मैनेजमेंट में भी फॉलो होता है। मैनेजमेंट के भी अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिसे कि फॉलो करना होता है। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल जो भी होगा वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आया रोड चलता प्रिंसिपल लिख के चला गया वो प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा पूरी मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है टोटली, और यूनिवर्सली वैलिड रहता है। मतलब ऑल ऑल वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड में तुम कह सकते हो ये वैलिड रहता है। तो मैनेजमेंट भी एज अ साइंस है, ये साइंस के फीचर रहे तो मैनेजमेंट के भी ये फीचर हुए। क्लियर? इसे एक बार तुम रेट करना। चलो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखो मैं पहले बता दूं मैनेजमेंट को एज अ फुल प्रोफेशन नहीं माना गया है। मैनेजमेंट जो है वो फुल प्रोफेशन नहीं है, फुल प्रोफेशन ऐसा नहीं इसे माना गया, कंप्लीटली नहीं माना गया, तुम ये बोल सकते हो। सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रोफेशन के हम लोग फीचर समझते हैं कि प्रोफेशन का मतलब वो होता है कि जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सीए, सीएस, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे प्रोफेशंस मतलब जहां पे एंट्री कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो, और एंट्री आप तभी ले पाओ जब आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल हो जो कि रिक्वायर होती है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी एक कह सकते हो तुम कि एक नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, स्किल्स होनी चाहिए, तभी जाकर आप एंटर कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन को फुल्ली, मतलब मैनेजमेंट को फुल्ली प्रोफेशन नहीं माना गया है, इस बात का ध्यान रख लेना। वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जैसे कि आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, आईसीएसआई, ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है यहाँ पे, और सर्विस मोटिव इनका पर्पस होता है। तो इस बात का तुम ध्यान रख लेना कि प्रोफेशन मैनेजमेंट को फुल्ली माना नहीं। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ओरली मैं तुम्हें बताता हूं कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे है। वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। डिसिप्लिन में जैसे हमें हर एक चीज को, रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, सेम चीज मैनेजमेंट पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी एज अ डिसिप्लिन माना गया और मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस माना गया है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी ही एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होती हैं। तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी मानकर चला गया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परफॉर्म होगा, तो प्रोसेस ही हुआ ना एक तरीके से। तो क्या क्या याद रखना है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। क्लियर हुआ? चलो, अब कुछ लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ये देख सकते हो, ये पिरामिड टाइप का चार्ट जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहां पे आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, और ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। बेसिकली ये तीन ही होते हैं। चलो समझते हैं। टॉप पे कौन आएंगे, हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब आएंगे, चेयरमैन आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। मिडिल लेवल में कोई भी डिपार्टमेंट का हेड आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, और फर्स्ट लेवल को हम लोग लोअर लेवल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। एक और नाम है, बताओ जरा कौन सा, सुपरवाइजरी है क्या, सोचकर बताना। लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन्स आते हैं, ऑफिस मैनेजर्स आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सेल्समैन हो गए, क्लैरिकल टेक्निकल एम्प्लॉयज, ये सारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स पे। अब देखो, कभी कभार डेजिग्नेशन पूछ के बच्चों को फंसाया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन क्या होता है। तो टॉप मैनेजमेंट पे मतलब आते कौन कौन लोग हैं, तो सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एमडी, जीएम, वीपी। फुल फॉर्म पे मत जाना, बस याद रख लो। मेन टास्क इनका क्या होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, मतलब फॉर्मुलेट करना, बनाना ही इनका काम होता है। ठीक है, जो भी प्लान्स बनेंगी किस बेसिस पे काम तुम्हें करना है, मिडिल और लोअर को क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वो सब कुछ कौन फ्रेम करता है, ये हमारे टॉप लेवल वाले फ्रेम करते हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड, सब डिपार्टमेंटल हेड, परचेज डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस बात का तुम यहाँ पे ध्यान रख लेना। और अगर हम बात करें इनके काम की, मतलब इनके फंक्शन की, तो जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए गए टॉप लेवल के द्वारा, जो पॉलिसीज फ्रेम किए गए टॉप लेवल के द्वारा, उनको इंटरप्रेट करना, मतलब उनको एक्शन में लाना, उनको एक्सप्लेन करना, इनका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन तुम सिंपली बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल। बात करें सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल, मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था ना,
फर्स्ट लेवल को लोअर लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी, एंड इसे ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। तो 3 नाम यहाँ तुम्हें पता चला, ये चीज याद रख लेना। इसके अंदर फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, मतलब इनका मेन टास्क क्या होता है, मिडिल लेवल ने एग्जीक्यूट करा प्लान्स और पॉलिसी को, अब ये एक्शन में लाएंगे, मतलब ये इंप्लीमेंट करना उसे स्टार्ट करेंगे। तो सर क्या मिडिल लेवल वाले लिंक है इन दो के बीच? बिल्कुल यार, जो टॉप लेवल है और सुपरवाइजरी लेवल है, इन दोनों के बीच का लिंक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये चीज तुम याद रख, इनके बारे में तुम पढ़ लेना थोड़ा सा। अब देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSTC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर एक फंक्शन का अलग चैप्टर होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। सो फिलहाल के लिए तुम इसे स्किप करो, मैं तुम्हें इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सबको पढ़ाऊं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? आसान भाषा में बताऊं तो ये वो फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, कितने फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शन को सिंक्रोनाइज करता है, इकट्ठा करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है। समझ आया? स्टेटमेंट पढ़ो। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले एंड केओस बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड हेड्स। सो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काम का ओवरलैपिंग ना हो। अब हर एक डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा, मिलाप रहेगा, मिलाप रहेगा, तो जो काम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, दो डिपार्टमेंट के बीच टकराव नहीं होगा। केओस का मतलब ये होता है टकराव, ये चीज याद रखना। It is concerned with all 3 levels of management, as if all the levels of management are looked together, they become a group। अब हर एक लेवल्स देखते हुए एक दूसरे को चल रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे। इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। अब ग्रुप बन गए हो तो भाई कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, नहीं तो आए दिन लड़ाई करते बैठोगे तुम लोग। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब में। फीचर्स की बात करें तो ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब सारे एफर्ट को एक जगह लाता है। यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सबको एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए यार, ये याद रख लेना। और ये सारे मैनेजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि बस प्रोडक्शन वाला संभालेगा और बाकी सब सोए रहेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर तैयार किए जाने वाला, मतलब कोऑर्डिनेशन जानबूझकर किया जाता है कि हमारे काम अच्छे तरीके से हो, वहाँ डुप्लीकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। साथ ही साथ ये परवेसिव है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल, हर एक एरिया में अवेलेबल है या कोऑर्डिनेशन अवेलेबल। तो ये यहीं ख़त्म हुआ चैप्टर फर्स्ट। समझ आया या नहीं समझ आया? कोई भी अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये रहा नंबर, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो चैप्टर 1 यहीं ख़त्म हुआ। अभी ईजी लग रहा और मैंने बहुत ईजिली तुम्हें एक्सप्लेन किया। चैप्टर 2 में हम इसे स्पीड पे ले जाएंगे, अलग अलग चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, अलग अलग थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी तुम्हारे लिए एक नया हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर तुम्हें पेड कोर्स में ज्वाइन होना है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर साथ ही साथ इस दिए गए नंबर पे कॉल भी तुम कर सकते हो। कोर्स की खासियत ये सारी रही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।